हाय फ्रेंड, लीडर माइंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन इतिहास के क्रम में मुगल साम्राज्य के बारे में, और मुगल साम्राज्य में हम पढ़ रहे हैं आज हुमायूं के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने बाबर के बारे में पढ़ लिया है। आज हमको पढ़ना है बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं के बारे में। हुमायूं के बारे में हम देखते हैं, उसका काल पीरियड दो भागों में बांटा गया है। पहला जो 1530 ईस्वी से लेकर 1540 ईस्वी तक शासन करता है, और जब उसको शेर शाह सूरी द्वारा पराजित किया जाता है तो वहां पर वो दिल्ली और आगरा से वो निष्कासित हो जाता है, सिंध प्रांत में चल जाता है। ठीक है। फिर वापस आता है 1555 में, और फिर से मुगल साम्राज्य का स्थापना करता है, और फिर आगे चल के 1556 में उसकी डेथ हो जाती है। दोस्तों, आज हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, उसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे, और उसके उसके प्रारंभिक चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे हम बाबर के विरासत को किस तरह से वो अपने भाइयों में बांटता है, और अफगान समस्या के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। हुमायूं के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे, और हुमायूं द्वारा लड़े गए कुछ युद्धों के बारे में। जैसे भारत में बहुत सारे युद्ध लड़े गए थे हुमायूं द्वारा। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, और हुमायूं का निष्कासित जीवन के बारे में पढ़ेंगे, जब वो पराजित होकर शेर शाह सूरी से दिल्ली से बाहर अपना जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम देखेंगे कि हुमायूं द्वारा फिर से कैसे मुगल साम्राज्य का स्थापना किया जाता है। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है, आइए शुरू करते हैं। पहले उसका परिचय देखते हैं। देखिए, हुमायूं के पिता का नाम बाबर था। बाबर के चार पुत्र थे। ठीक है, जिसमें हुमायूं पहला था, और उसके बाद कमरान, अस्करी, हिंदाल। ठीक है, ये चार पुत्र थे, और इस बाबर की एक पुत्री थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। ठीक है, तो जब बाबर की मृत्यु होती है तो मृत्यु होने से पहले हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। ठीक है, तो हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है, और हुमायूं का पूरा नाम क्या होता है? नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ठीक है, तो हुमायूं का पूरा नाम है नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, और इसके पिता का नाम है बाबर, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, बाबर की बहुत सारी पत्नियां होती हैं, और उसी में से एक पत्नी होती है महम बेगम। ठीक है, तो महम बेगम का पुत्र होता है हुमायूं। ठीक है, और भी पुत्र जो है वो अलग अलग पत्नी पुत्र होते हैं, लेकिन हुमायूं की माता का जो नाम रहता है वो रहता है माहम बेगम। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था, और इसके तीन भाई थे, यानी बाबर के चार पुत्र थे, तो उसमें एक हुमायूं हो गया, और उसके तीन भाई। ठीक है, तीन भाई कौन थे? कामरान, आस्करी और हिंदाल। ठीक है, ये हुमायूं के तीन भाई थे, और एक बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। यही आगे चलकर हुमायूं नामक रचना करती है। ठीक है, तब हम देखेंगे कि हुमायूं जो है 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठता है, और गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शा का सूबेदार रहता था। ठीक है, तो देखिए 26 दिसंबर को 1530 ईस्वी में बाबर की डेथ हो जाती है, और 3 दिन बाद हुमायूं राज्याभिषेक कराता है, और 1530 में 29 दिसंबर को गद्दी पर बैठता है, और बादशाह की उपाधि धारण करता है। ठीक है, उस समय इसकी उम्र जो है मात्र 23 वर्ष रहती है। ठीक है, और ये जब राजा बनता है उससे पहले ये कहाँ का सूबेदार रहता है? तो बदख्शां का सूबेदार रहता है। ठीक है, तो और आगे देखते हैं। अब इसके प्रारंभिक चुनौतियों के बारे में देखते हैं। जब ये राजा बनता है तो इसके सामने बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। सबसे पहला चुनौती होता है साम्राज्य का विभाजन का। ठीक है, जब बाबर की डेथ होती है तो वो बाबर बता के गया रहता है कि हमारे पुत्रों में हमारे साम्राज्य को बांट दिया जाए, ताकि हमारे पुत्रों में आपस में लड़ाई ना हो साम्राज्य को लेकर। ठीक है, इस वजह से ये साम्राज्य के विभाजन का समस्या रहता है। ठीक है, यानी बाबर की विरासत की समस्या रहती है। और फिर दूसरी समस्या जो होती है वो होती है अफगान समस्या। दूसरी समस्या जो होती है अफगान समस्या होती है। जैसे कि बाबर जो है इब्राहिम लोदी को पराजित किया रहता है, उसकी हत्या भी कर देता है। तो इब्राहिम लोदी एक अफगान शासक था। ठीक है, तो उसके जो सहयोगी थे इब्राहिम लोदी के और सरदार थे, ठीक है, वो इसके विरोधी रहते हैं हुमायूं के। ठीक है, तो यह भी एक तरह से समस्या रहता है। और आगे हम देखेंगे कि हुमायूं की व्यक्तित्व को लेकर समस्या रहता है, क्योंकि इसकी उम्र कम रहती है, और इसको अभी लड़ाई के बारे में विशेष जानकारी नहीं रहता है। ठीक है, तो इसने अपने साम्राज्य का क्या किया? अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट देता है, और ये एक उदार तरह का शासक भी था। ठीक है, तो इसका जो पहला भाई था कामरान, उसको काबुल तथा गंधार का क्षेत्र दे दिया। दूसरा जो भाई था अस्करी, अस्करी को संभल दे दिया, और हिंदाल था एक, उसको मेवात दे देता है। ठीक है, और एक चचेरा भाई रहता सुलेमान मिर्जा। ठीक है,
इसने अपने चचेरा भाई सुलेमान मिर्जा को भी साम्राज्य का एक छोटा हिस्सा दे दिया। जहां का सूबेदार था वो था बदख्शां। ठीक है, बदख्शां भी अपने भाई को मतलब सुलेमान मिर्जा को बांट दिया। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे हम देखते हैं कि हिंदाल ही इसका भाई जो होता है इसका साथ देता है, बाकी भाई से मुकर जाते हैं और कोई इसका साथ नहीं देता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत में इसके द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में। ठीक है, देखिए जब ये शासक बना तो इसके सामने बहुत सारी समस्याएं थी, खास करके अफगानों की समस्या। ठीक है, तो इसने जो पहला युद्ध किया वो था कालिंजर पर। ठीक है, कालिंजर का आक्रमण 1531 ईस्वी में हुआ। ठीक है, कालिंजर के शासक जो थे प्रताप रुद्र थे और इनका अफगानों से मित्रता पूर्वक संबंध था। कालिंजर के शासक प्रताप रुद्र थे, ठीक है, जिसका संबंध जो था अफगानों से मित्रता पूर्ण संबंध था और अफगान से इसकी दुश्मनी चल रही थी। ठीक है, तो पहले निशाने पे इसलिए प्रताप रुद्र आए। ठीक है, यानी ये स्वाभाविक हुआ कि कालिंजर पर ये आक्रमण करे 1531 में। ठीक है, तो इसने क्या किया कि कालिंजर पर आक्रमण नहीं किया, उसके किले को घेर के रखा और बहुत समय तक लगभग 1 महीने तक घेर के रखा रहा। ठीक है, और तब प्रताप रुद्र जो है हार मान के संधि करता है और बहुत सारे धन पूर्ति करता है, यानी हरजाना पूर्ति करता है, बहुत सारा धन देता है और वहां से ये संधि करने के बाद कालिंजर से धन और क्षतिपूर्ति प्राप्त कर संधि कर हुमायूं वापस आ जाता है। ठीक है, तो इस संधि करके एक खुश हो जाता है और आगे चल के हम देखेंगे कि हुमायूं की ये सबसे बड़ी गलती रहती थी कि जहां युद्ध करता था वहां पर अक्सर ये संधि कर लेता था। ठीक है, अगर उस पर कब्जा कर लेता तो कालिंजर आगे चल के फिर आक्रमण नहीं करता। ठीक है, या विद्रोह नहीं करता। ठीक, तो ये धन और जो भी संपत्ति था वहां से संधि करके वापस आ गया और इसी में खुश हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे दोहरिया का युद्ध होता है। ठीक है, दोहरिया का युद्ध 1532 ईस्वी में, ठीक है, हुमायूं द्वारा किसके साथ? महमूद लोदी के साथ। ठीक है, तो देखिए दोहरिया जो है यूपी के अवध क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ पर महमूद लोदी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था और महमूद लोदी इससे पहले बंगाल बिहार में अपने साम्राज्य का विस्तार कर चुका था। ये सब विस्तार और ये शक्ति देखते हुए हुमायूं को लगा कि इतनी तेजी से ये उभर के सामने आ रहा, कहीं मुगल साम्राज्य के लिए एक समस्या न बन जाए। ठीक है, इस वजह से इसने क्या किया, महमूद लोदी पर आक्रमण कर दिया, यानी दोहरिया का युद्ध किया 1532 ईस्वी में। ठीक है, तो दोहरिया के युद्ध में जो सेना का नेतृत्व कर रहा था वो था महमूद लोदी और महमूद लोदी का साथ देने वाला था शेर खान, जिसका हम लोग अलग वीडियो देखेंगे अगले दिन। ठीक है, तो शेर खान का अलग वीडियो देखेंगे और उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, किस तरह से वो शासक बना, कौन कौन सी लड़ाइयाँ की। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पूरा अलग चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अफगानों के शासक महमूद लोदी से हुमायूं को युद्ध हुआ। ठीक है, महमूद लोदी अफगानों का नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हुमायूं जीत जाता है और महमूद लोदी पराजित हो जाता है, यहाँ से भाग जाता है। ठीक है, भागने के बाद जब वो चला जाता है तो यहाँ पर किसका, हुमायूं का हुमायूं की जीत हो जाती है। इसके बाद अगला जो युद्ध होता है चुनारगढ़ का। ठीक है, चुनारगढ़ का घेरा 1532 ईस्वी में, ठीक है, उसी सन में हुमायूं करता है। ठीक है, तो देखिए जहां ये दोहरिया का युद्ध जब हो रहा था तो यहाँ पर शेर खान था। ठीक है, वो शेर खान अब भाग कर आ गया था चुनारगढ़। ठीक है, जब तक यहाँ हुमायूं आता है तब तक चुनारगढ़ में शेर खान आकर अपना कब्जा जमा लिया था। तो हुमायूं ने क्या किया कि उस चुनारगढ़ के किले का घेरा कर लिया 1532 में। ठीक है, घेरा डाल के वहीं खड़ा रहा युद्ध के लिए। ठीक है, तो क्या होता है कि शेर खान, ठीक है, तो युद्ध डाल वो घेरा डाल के खड़ा रहा। हुमायूं ने चुनारगढ़ को छीनना चाहा शेरशाह सूरी से, लेकिन छीन नहीं पाता है, लास्ट में संधि हो जाती है। ठीक है, शेर खान मजबूर होकर संधि कर लेता है, बहुत सारी धन संपत्ति देता है, पैसा देता है और पैसा देने के साथ साथ अपने पुत्र को भी, ठीक है, उसका एक पुत्र रहता है कुतुब खान, उसको भी हुमायूं को सौंप देता है। ठीक है, उसकी सेवा में भेज देता है, सूबेदार बनाकर भेज देता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है चुनारगढ़ को जीत नहीं पाता। ठीक है, तो चुनारगढ़ पर ये कब्जा नहीं कर पाता हुमायूं। ठीक है, बस वहां से संधि करके और वो खुशी खुशी पैसा लेकर, धन लेकर वापस आ जाता है। ठीक है, अगला युद्ध हम देखेंगे बहादुर शाह। ठीक है, बहादुर शाह से संघर्ष करता है। ठीक है, 1535 से और 1536 ईस्वी में। अच्छा, ये जो दोहरिया का युद्ध है उसे देवरा का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। अगला युद्ध देखेंगे बहादुर शाह से संघर्ष होता है 1535 और 1536 के आसपास, किसका? हुमायूं का। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटी सी कहानी है। जब बहादुर शाह गुजरात गया, नहीं, जब हुमायूं जो है गुजरात गया
बहादुर शाह गुजरात का शासक रहता है। जब हुमायूं जो है गुजरात गया बहादुर शाह से युद्ध करने के लिए, तो उस समय बहादुर शाह कहाँ गया रहता है? चित्तौड़गढ़ गया रहता है। ठीक है, उस समय बहादुर शाह चित्तौड़गढ़ गया रहता है। ठीक है, महारानी कड़वती से युद्ध करने। वहां पर महारानी कड़वती जो है विक्रमजीत की संरक्षिका बनी रहती है। ठीक है, तो वहां से महारानी कड़वती एक लेटर लिखती है, एक खत भेजती है हुमायूं की मैं आपकी बहन हूँ, आप मेरे भाई हैं, और एक राखी भी भेजती है कि आप मेरी मदद करें। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, बहादुर शाह भी एक खत भेजता है हुमायूं को कि मैं जिहाद के लिए युद्ध लड़ रहा हूँ, महारानी कड़वती एक हिंदू है, हम मुस्लिम हैं, आप भी मुस्लिम हैं, तो आप मेरी सहायता कीजिए, ना कि महारानी कड़वती। तो इस असमंजस में पढ़कर हुमायूं जो है किसी का सहायता नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद फिर गुजरात के शासक बहादुर शाह से हुमायूं का संघर्ष होता है। हुमायूं ने मालवा और गुजरात पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, यहाँ पर जो है मालवा और गुजरात को जीत लेता है और उस पर अधिकार कर लेता है, और इस तरह से उसके हाथ में दो किला आ जाते हैं, जो मांडू और चंपानेर। ये दोनों किला किसके? हुमायूं के हाथ में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसने अपना अधिकार नहीं किया, उसने अपने भाई को यहाँ पर सौंप दिया राज करने के लिए, और वहां से बहुत सारा माल लेकर, बहुत सारा धन संपत्ति लेकर वापस आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहादुर शाह जो है वो मरा नहीं था, भाग गया था। ठीक है, तो वो फिर अपने शक्ति का विस्तार करता है, और शक्ति का विस्तार करने के बाद ही 1 साल के अंदर ही गुजरात पर और मालवा पर अपना राज्य, यानी गुजरात और मालवा को स्वतंत्र करा लेता है। ठीक है, अपना अधिकार जमा लेता है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम अगला युद्ध, तो हम देखेंगे चुनारगढ़ का विजय। एक बार फिर चुनारगढ़ का युद्ध हुआ 1538 ईस्वी में हुमायूं द्वारा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है महमूद लोदी का तो डेथ हो गया है। ठीक है, बिहार में और बंगाल में शेर खान एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में, यानी शक्तिशाली शासक के रूप में उभर के सामने आ रहा था। ये देखते हुए कि ये इतना शक्तिशाली हो रहा है, हुमायूं को टेंशन हो गया कि कहीं ये आगे चलकर फिर मुगल साम्राज्य के लिए एक समस्या न बन जाए। ठीक है, तो ये देखते हुए हुमायूं ने क्या किया, चुनारगढ़ का विजय के लिए, ठीक है, चुनारगढ़ पर अपनी कब्जा करने के लिए वो चुनारगढ़ के लिए रवाना हो गया। जब हुमायूं आगे बढ़ा चुनारगढ़ के लिए, तो वहां से शेर खान आगे निकल गया था बंगाल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या किया, हुमायूं ने चुनारगढ़ के किले पर अपना अधिकार तो कर लिया। ठीक है, और फिर उससे आगे बढ़कर सोचा कि बंगाल पर भी अधिकार कर लेंगे, क्योंकि उसने जीत हासिल कर ली यहाँ पर, और खुशी से फिर वो आगे बढ़ा और आगे चलकर बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। ठीक है, तो अभी वो जब बंगाल विजय कर ही रहा था, तो उसको एक सूचना मिली कि आगरा में हिंदाल ने, ठीक है, उसको एक सूचना मिली कि आगरा में हिंदाल ने स्वयं को स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित कर दिया। ठीक है, तो हिंदाल कौन है? जो उसका भाई रहता है। ठीक है, अपने साम्राज्य का ही बंटवारा किया रहता है। तो ठीक है, आगरा जो है हिंदाल को दिया रहता है, तो हिंदाल अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित कर देता है। ठीक है, तो ये सुनते ही फिर वो वापस आने लगता है। कौन? हुमायूं। ठीक, तो वापस आते हैं ही उसने रास्ते में जो है शेर शाह सूरी, मतलब शेर खान उसका इंतजार करता है, क्योंकि हुमायूं ने चुनारगढ़ पर और बंगाल पर अपना अधिकार जमा लिया है। ठीक है, तो वो जब वापस आता है तो वहीं रास्ते में शेर खान उसका इंतजार करता है। कहां पर? चौसा में। ठीक है, तो वहां पर चौसा का युद्ध होता है। ठीक है, तो चौसा के युद्ध के बारे में जान लेते हैं। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो चौसा का युद्ध हुआ कहां पर, वो हम देखते हैं। चौसा का युद्ध एक गंगा नदी और कर्मनासा नदी, ठीक है, गंगा नदी और कर्मनासा नदी के तट पर एक स्थान था चौसा। ठीक है, वहां पर शेर खान हुमायूं का इंतजार कर रहा था कि आएगा तो हम युद्ध करेंगे, क्योंकि उसने हमारा चुनारगढ़ भी छीन लिया है, बंगाल भी छीन लिया। ठीक है, उससे परेशान भी हो गया था, तो वहां पर इंतजार कर रहा था। और कहा जाता है कि दोनों सेना आमने सामने खड़ी थी। ठीक है, नदी के पास आमने सामने खड़ी थी और कोई युद्ध नहीं कर रहा था। शेर खान इंतजार कर रहा था कि जून के महीना आए, बारिश हो और पानी भरे, तब युद्ध किया जाए। ठीक है, तो जून का महीना आता है, दोनों नदी लबालब पानी से भर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद शेर खान यहाँ पर आक्रमण करता है। ठीक है, तो शेर खान ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर देता है। यहाँ पर हुमायूं पराजित हो गया, और कहा जाता है कि हुमायूं ने जान बचाने के लिए अपने घोड़े के साथ ही नदी में कूद गया। ठीक है, हुमायूं जान बचाने के लिए अपना घोड़े के साथ ही नदी में कूद जाता है, और नदी में कूदने के बाद एक निजाम नामक भिश्ती ने उसकी जान बचाई। ठीक है, एक नाव वाला था, निजाम नाम था उसका, उसने हुमायूं की जान बचाई। ठीक है, तो उसने हुमायूं की जान बचाई थी, तो हुमायूं ने आगे चल के उसको आधे दिन का बादशाह भी बनाया था, और निजाम बादशाह बनने के बाद उसने चमड़े का सिक्का भी चलाया था। ठीक है, तो इसी थोड़ा सा याद रख लीजिए। ठीक,
हुमायूं ने निजाम को आधे दिन का बादशाह बनाया और निजाम शाह ने चमड़े के सिक्के भी चलाए। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक, इस युद्ध के बाद एक इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन बनता है, इस युद्ध के बाद शेर शाह ने शेर शाह सूरी की उपाधि धारण की। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बनता है कि शेर खान जो था किस युद्ध के बाद शेर शाह सूरी की उपाधि धारण की, तो चौसा का युद्ध के बाद। ठीक है, कभी कभी युद्ध का क्रम दे देता है। ठीक है, तो उसे आप जरूर याद रखिएगा। तो चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 ईस्वी में। ठीक, इसके बाद एक और युद्ध होता है कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, कन्नौज का युद्ध कहिए या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में। ठीक, हुमायूं तो बच गया, हुमायूं जान बचने के बाद उसने अगला युद्ध किया कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में। इस युद्ध में भी हुमायूं पूरी तरह से पराजित हो जाता है और इस बार उसको दिल्ली और आगरा छोड़ के भागना पड़ता है और वो सिंध भाग में चला जाता है। ठीक है, सिंध प्रांत में चला जाता है। ठीक, अब दिल्ली और आगरा पर शेर शाह का अधिकार हो गया। ठीक है, यहाँ सूरी वंश का शासन चलने लगा। यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पर जो है शेर शाह सूरी ने पूरी तरह से मतलब मुगल साम्राज्य को समाप्त कर दिया था। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा निष्कासित जीवन पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में, जब वो भागा तो कहाँ गया। ठीक, देखिए वो सिंध में भाग गया और वहां पर कहाँ गया? अपने भाई के पास, हिंदाल के पास। और भी भाई थे उसको, किसी ने उसका साथ नहीं दिया। ठीक, तो उसने अपने भाई के पास गया और उसका एक भाई था जिसका नाम था उसका अपने भाई हिंदाल के पास गया और उसके भाई का एक गुरु था जो फारस का था। ठीक है, वो एक सिया था और उसका नाम था मीर अली अकबर जामी, मीर अली अकबर जामी या मीर बाबा दोस्त। ठीक है, किसका नाम है ये हिंदाल के गुरु का नाम है जो फारसवासी था। ठीक है, आपको बता दें बाबर एक सुन्नी था और बाबर का पुत्र हुमायूं हुआ, वो भी एक सुन्नी हुआ। ठीक, तो याद रहे हुमायूं भी एक सुन्नी ही था। तो देखिए हिंदाल के जो गुरु थे फारसवासी जो थे सिया थे, उनका नाम मीर अली अकबर था। इन्हीं की एक पुत्री थी हमीदा बानो। ठीक है, उसी से हुमायूं की शादी होती है और उसी से अकबर पैदा होता है जो एक महान शासक बनता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ हुमायूं परेशान था कि कोई साथ दे वो फिर अपना मुगल साम्राज्य स्थापित करे दिल्ली में। ठीक है, तो उस समय एक ईरान का शासक रहता है, ईरान का शासक था, उसने हुमायूं के साथ एक शर्त रखी कि अगर तुम सिया कबूल कर लो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारा साम्राज्य वापस दिला दूंगा। तो उसने यहाँ पर सिया कबूल कर लेता है। ठीक है, और फिर से वो भारत विजय करता है। इधर शेर शाह सूरी की डेथ हो गई रहती है और उसके उत्तराधिकारी उतने मजबूत नहीं रहते हैं, अफगान शासक रहते हैं। ठीक है, जो आपस में विद्रोह करते रहते हैं शासक बनने के चक्कर में। ठीक है, तो उन अफगान शासकों से एक युद्ध होता है इसका हुमायूं का 1555 ईस्वी में, मच्छीवाड़ा का युद्ध। ठीक है, मच्छीवाड़ा के युद्ध को में हुमायूं जीत जाता है और पंजाब को अपने कब्जे में ले लेता है। फिर 1555 ईस्वी में ही सरहिंद के युद्ध में भी सिकंदर सूर को पराजित करता है। ठीक है, हुमायूं जो सिकंदर सूर को पराजित करता है और अपने साम्राज्य का यानी मुगल साम्राज्य का दिल्ली में फिर से स्थापित कर देता है। ठीक है, और उसके अगले साल ही 1556 में दीनपना के पुस्तकालय में उसकी गिर के डेथ हो जाती है। ठीक है, तो आगे नोट है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीनपना नामक नगर की स्थापना की। 1556 ईस्वी में हुमायूं ने यहाँ देखेंगे 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीनपना नामक नगर की स्थापना की थी और दीनपना नगर में ही एक पुस्तकालय था। ठीक है, तो 1556 ईस्वी में उसी पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की डेथ हो जाती है। ठीक है, एक और शासक था जिसकी घोड़े से गिर के डेथ हो गई थी, कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, तो 1556 में ही हुमायूं की डेथ हो जाती है। हुमायूं के बारे में और कुछ बातें हैं, जैसे हुमायूं जो है ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता था। हफ्ता में 7 दिन होते हैं और वो 7 दिन 7 कलर का मतलब 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था ताकि उसके जो लक हैं वो ठीक हो। ठीक है, आगे हम देखेंगे हुमायूं के बारे में इतिहासकार था लेनपुल। ठीक है, लेनपुल ने लिखा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया जिस प्रकार तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा। ठीक है, हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। ठीक है, हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। गुलबदन बेगम कौन थी? वो हुमायूं की एक बहन थी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है, ये चैप्टर खत्म होता है हुमायूं का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सूर्यवंश के बारे में यानी सूर्यवंश शेर शाह सूरी के बारे में। ठीक है।